हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 साइंस का है, चैप्टर नंबर 2 का है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट हम लोग ये जितना भी टॉपिक्स है उसमें फर्स्ट टॉपिक पुट कर रहे हैं फोर्स। इन प्रीवियस क्लास वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बट थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन इस पे करते हैं। ये फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए या फिर ट्राई टू डिस्प्लेस हम लोग जो भी एक्सटर्नल एफर्ट इस पर लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। सपोज दैट कोई एक ब्लॉक है ए और इसका मास जो है वो m है, इसको हमने पुश करने की कोशिश किया, ट्राई टू पुश इट। ये भी हो सकती है कंडीशन कि ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर अनदर पोजीशन पर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हमने उतना फोर्स इस पे अप्लाई ना किया हो और ये डिस्प्लेस ही ना हो। ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है। फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको डिस्प्लेस कर ही देते हैं। तो इस टाइप का जो एफर्ट होता है, एक्सटर्नल एफर्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हैं। वैसे फोर्सेस के कई टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फोर्सेस है, रिपल्शन, अट्रैक्शन, एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बट इन आवर सिलेबस ओनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स में हमेशा ऐसा रहेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ऑल डायरेक्शन से जितना भी फोर्सेस लगाया जाएगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। सो हम लोग बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा है? बैलेंस फोर्स है। बट ये अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का जो रिजल्टेंट है डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा और उसका उस रिजल्टेंट का एक डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल बैलेंस फोर्स में लेते हैं। बैलेंस फोर्स में सपोज दैट यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्लॉक। इस ब्लॉक पर हमने अपवर्ड डायरेक्शन से, डाउनवर्ड डायरेक्शन से, ये फ्रंट से एंड बैक से ये हमने फोर्सेस लगाए। हमने इसको बोला F1, इसको बोला F2, यहाँ पर है F3 और ये है F4। There are 4 types of forces which is acting on the block A. So if F1 equals to F2 and F3 equals to F4, so we can say this block is at the same position and the same condition and the forces cannot affect this block. इस ब्लॉक को, ये जो फोर्सेस हैं इसको पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन सभी का जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है वो सभी इक्वल है। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। सपोज दैट यहाँ पर हमने बोला कि ये जो ब्लॉक ए है इस ब्लॉक पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज इन दिस साइड, हमने सपोज दैट F1 सपोज किया इसको, और इसको सपोज किया F2, यहाँ पर F3 एंड यहाँ पर कौन सा है? F4। तो इसमें से कोई भी एक पेयर ऐसा होगा जो अनबैलेंस होगा। सपोज दैट F3 F4 के इक्वल हो जाए तो ठीक है। सो यहाँ पर F2 एंड F1 को क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस करना पड़ेगा, दैट मीन्स अनइक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पर जो केस है, केस फर्स्ट, F1 does not equal to F2 and F3 equals to F4। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि F3 F4 इक्वल हो सकते हैं, बट F1 एंड F2 क्या होंगे? वो डज नॉट इक्वल टू होंगे। अदरवाइज इसी का अनदर केस हो जाएगा, सेकंड केस। इसमें हम लोग F3 डज नॉट इक्वल टू F4 राइट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट ले रहे हैं वो है अपना F1 इक्वल्स टू F2। ये सेकंड केस में हमने क्या किया? F1 F2 को इक्वल किया हुआ है और F3 और F4 को क्या किया हुआ है? अनइक्वल। सो इस टाइप के जो फोर्सेस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस फोर्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो इसका
वर्क कर रहा है। अब ये अनबैलेंस फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ये हम लोग एग्जांपल में और नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे उसको। सो ये हुई बात अपने फोर्स की। फोर्स को जैसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया, इसको डिफाइन करने के आगे चलते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक। तो इसी को अगर फर्दर डिफाइन करना हो तो सपोज दैट कोई भी एरोप्लेन है, सपोज दैट ऐसा है, ये एक एरोप्लेन है और ये एक फ्लाइंग कंडीशन में है। ये फ्लाइंग कंडीशन में इस साइड होता क्या है, इसके जो इंजन्स लगे होते हैं वो एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करते हैं। सो एक यहाँ पर होगा अपना लिफ्ट और एक यहाँ पर होगा ग्रेविटी का। ये लिफ्टिंग फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इक्वल है तो ये एक स्टेबल कंडीशन में होगा। एंड यहाँ पर जो एक ये फ्यूल की वजह से यहाँ पर जो एक फोर्स अप्लाई होता है, जैसे कि जितने भी फ्यूल के एग्जॉस्ट होते हैं तो वो एक न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक फोर्स जनरेट करते हैं जो कि इस प्लेन को आगे की डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो एयर जो है इस फ्लाइट को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो ये जब रजिस्ट करता है तो इसको क्या मतलब इसका, इसको प्लेन को आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए ये जरूरी है कि जो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इस फ्रिक्शन फोर्स से। सो ये प्लेन क्या करेगा, बिल्कुल एक फ्लाइंग कंडीशन में, एक स्टेबल कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो है इसको बोला जाता है इनर्शिया लॉ भी। इनर्शिया में बोला जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है या फिर इन मूविंग कंडीशन में, तो जिस भी कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट रहेगा उसी कंडीशन को, उसी सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। सपोज दैट ये जो चॉक है ये मेरे हैंड में है, फ्री है और ये एट रेस्ट है, तो ये जब तक हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आई कैन नॉट अप्लाई, सो ये मूव नहीं होगा। एंड ये क्या करता है, जैसे हमने इस पर फोर्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया इस चॉक पर, तो ये जब चॉक पर फोर्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया या फिर सपोज दैट दिस इज डस्टर एंड इस पर फोर्स अप्लाई करना मुझे, तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसका मतलब रेजिस्ट करेगा, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है। इसी को ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मास को मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। और ये जो इनर्शिया होता है इसको, इसका मतलब है इनर्शिया का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट का जितना ही ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास होगा। मतलब इनर्शिया जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उस ऑब्जेक्ट का मास भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, सपोज दैट अगर आप देखेंगे तो ये डस्टर ऐसे रखा हुआ था, एट रेस्ट में था, जब तक हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये मूव नहीं करेगा। ये इसका मतलब है ऑटोमेटिकली मूव ये नहीं कर सकता, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अपने ओरिजिनल कंडीशंस को, अपनी ओरिजिनल सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, किसी भी व्हीकल पे बैठ के आप, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कार में आप बैठे हैं, कार जो है अचानक अगर ब्रेक लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में से मूव कर जाते हैं अपनी सीट पर। तो इसमें होता क्या है, हमारी जो बॉडी है वो उस कार के साथ में मूवमेंट में होती है। जब मूवमेंट में होती है और सडनली हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार तो रुक जाती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उसी मूवमेंट में ही बनी रहना चाहती है। मतलब कि आवर बॉडी ट्राई टू मेंटेन द मोशन विद द कार, बट when we suddenly apply the brake in the car, so our body is free to move, so हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं। सो ये कुछ हैं जो लॉज ऑफ मोशन पर हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स और भी हैं ऐसे। सपोज दैट यहाँ पर हम कोई चादर लेते हैं, जैसे कपड़े कुछ भी लेते हैं,
उसमें काफ़ी धूल अगर भरी होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी ज़्यादा धूल है, इसमें चौक के डस्ट हैं। अगर इसको हमको साफ करना है तो हम लोग करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल दिस करते हैं तो ये बहुत सारे डस्ट जो हैं वो बाहर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर जो इसमें पोर्स होते हैं, ये जितने भी इसमें रेसे होंगे, नायलन्स होंगे, उसके बीच में जो अपना एक थोड़ा सा वैकेंट वाइड स्पेस बचेगा, उसके बीच में डस्ट रहती है। तो जैसे ही हम लोग इस पे क्या किया, इसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो ये जो है हैंकी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आ गया, लेकिन इसके में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसी पोजीशन को ही मेंटेन करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो होते हैं डस्ट पार्टिकल इसी पोजीशन पर इससे डिस्प्लेस हो जाते हैं। सो ये जो है इफेक्ट है वो किसकी वजह से? लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। इसी को ही बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया। सो नेक्स्ट यहां पर है सेकेंड, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसी को एक और नाम दिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका जो मास होगा और जो वेलोसिटी होगी उनमें एक रिलेशन शो करता है, और वो जो रिलेशन होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी आप बात समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग बुक की डेफिनेशंस को रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो किसी भी कंडीशन में इक्वल रहता है। इसका मतलब है ये जो मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू द बुक, momentum of an object is the simple product of mass and velocity। ये जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है इन एवरी कंडीशन वो इक्वल होगा, वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है? इनमें से कोई एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें। सपोज दैट मैंने कहा कि ये जो मोमेंटम है वो ऑल केसेस में वो क्या होगा? इक्वल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू है m into v, बिकॉज m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। सो हमने राइट किया यहाँ पर P इक्वल्स टू m into v, और ये होगा ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से कोई एक क्वांटिटी को अगर बढ़ाएंगे तो सेकंड को क्या करेगा? करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग राइट करना चाहें तो P अपॉन V इक्वल्स टू m, ऐसा राइट कर सकते हैं। तो ये अगर कांस्टेंट है तो हमने सपोज दैट मान लिया P इक्वल्स टू 1, if P इक्वल्स टू 1, सो 1 अपॉन V इक्वल्स टू m। अदरवाइज इसी को हम लोग ऐसा राइट करना चाहें तो और भी अच्छा होगा कि ये जो m है या फिर v ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। इसका मतलब ये है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहां से आया? तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने इस कांस्टेंट से लिया हुआ है, इसी कांस्टेंट को मैंने चेंज कर दिया प्रोपोर्शनलिटी के साइन में। इसका मतलब ये है कि मास जो है अगर वो इंक्रीज करेगा तो ये टोटल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, और ये टोटल वैल्यू डिक्रीज की तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? वो डिक्रीज करेगी। सो हम लोग बोलेंगे if the value of mass is increases of an object then the velocity must be decreases because there are vice versa। सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मास को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, और मास को डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो रिलेशन होता है इसी पर ही मोमेंटम जो है वो वर्क करता है। अब ये कैसे होता है? इसका एग्जांपल, कभी आप बाइक पे बैठे, बाइक को अगर आप कभी केयरफुली वॉच करें, आप बाइक को चला रहे हैं और अभी बाइक को आप 30 या 40 की स्पीड से आप चलें, 30 या 40 की स्पीड से चलेंगे तो ऐसा लगेगा शायद आप जो है आपका जो वेट है वो टोटली बाइक पर ही है, एंड दिस वेट इज लाइज टुवर्ड्स द
सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो सेंटर है उसके उसी के डायरेक्शन में सेंटर की तरफ आपका जो वेट है वो लाई कर रहा है। बट आप एक काम करें, कभी आप बाइक को अगर 80 प्लस या 90 की स्पीड से आप चलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो आपका वेट है वो आपके बाइक पर ना होकर वो आपको अपना वजन, अपना वेट खुद ही हल्का लगेगा, मतलब आपको लाइट वेट महसूस होगा अपना ही वेट। तो इसमें होता क्या है, इसका मतलब है जब आपकी वेलोसिटी कम थी तो अपने वेट को आप ज्यादा फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, और जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो आप खुद के वेट को क्या कर रहे थे, लाइट एक्सपीरियंस कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपने इंक्रीज किया तो जो इफेक्ट ऑफ मास है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद रखना मास कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, इफेक्ट ऑफ मास डिक्रीज करेगा, हमेशा इसको याद रखें, बिकॉज मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो हम लोग यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि मास डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, हम लोग ये बोलेंगे इफेक्ट ऑफ मास if decreases then the velocity is increases, and the effect of mass increases then velocity of the object is decreases. That is the second law of motion. इसके अकॉर्डिंग बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, that means the momentum of an object is constant in every condition and it is the product of mass and the velocity of the object. ये हुई बात सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसी पर आता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसी को बोला जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ, ये क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर मैं इस बोर्ड को हिट करता हूं तो ये बोर्ड भी हमें इक्वल अमाउंट में फोर्स से हिट करेगा। सपोज दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ वी आर अप्लाइंग एन एक्शन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन दैट ऑब्जेक्ट विल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन मी। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग कुछ भी अमाउंट में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा, उसी के इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। और ये इसी को बोला जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो यहाँ पर अपनी बात हो गई। सपोज दैट यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी एक टेबल पर रखा हुआ है। इस टेबल पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करता है फिर तो इस टेबल को क्या करना चाहिए, वो टूट जाना चाहिए। ये टेबल जो है वो ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है। इसका मतलब है क्या कि ये इसी के इक्वल अमाउंट में, ये जो अपवर्ड फोर्स है उसी के इक्वल अमाउंट में डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स इस ब्लॉक पर अप्लाई करेगा ये टेबल, जिससे ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और बैलेंस होने के बाद ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा और वो टेबल ब्रेक नहीं होता है। सो इसी पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड फॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।